राशिदा's क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको राशिदा का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। राशिदा sat रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिदा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। उसकी नजर एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ती है। हेडलाइन में लिखा हुआ था 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी years ago। तो वो सोचती है कैसे पता लगता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ, कई सौ साल पहले क्या हुआ, ये कैसे पता लगा। न्यूज़पेपर में जो चीजें लिखी रहती है फैक्ट्स हैं, ऑब्वियसली हुआ ही होगा, पर पता कैसे लगता है कि ये हुआ। ये तो चलिए 100 years की बात हुई है, कई बार आपको many thousand years ago भी दिया जाएगा। 8000 years ago जो है ये हुआ था पहले। तो कई बार आप सोचते हैं कि हुआ होगा, लेकिन पता कैसे लगा, ये बात लिखी किसने। तो इन सभी के आंसर हिस्ट्री की बुक में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पता करते हैं हुआ क्या। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper। कल क्या हुआ, इसके लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें सभी न्यूज़ आ जाएगी। लास्ट ईयर क्या हुआ, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। किसी को याद हो तो उनसे पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो एक साल पहले क्या हुआ था। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन कई सौ साल पहले क्या हुआ, बहुत बहुत पहले क्या हुआ, ये कैसे पता करोगे। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है, पता कैसे लगता है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, कुछ चीजें हैं जो हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि वॉट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो कैसे कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, उस टाइम जो हंटर्स थे, पहले आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग जो है वो शिकारी थे, शिकार करते थे, खेती नहीं करते थे। तो हंटर्स की लाइफ कैसी थी वो आप पता लगा सकते हैं। हर्डर्स जो कि जानवर पालते हैं, हर्ड को पालते हैं, उनकी लाइफ कैसी थी। फिर फार्मर्स हुए, फार्मर की लाइफ कैसी थी। रूलर्स आए, फिर जो रूल करते थे दूसरों पे, राजा महाराजा, उनकी लाइफ कैसी थी। मर्चेंट्स यानी कि जो व्यापारी थे, चीजें सामान बेचते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। प्रीस्ट जो पुजारी थे, उनकी लाइफ कैसी थी। क्राफ्ट पर्सन जो कि क्राफ्टिंग का काम करते थे, कुछ जो उनकी स्किल्स हैं उसको यूज करके नई नई चीजें बनाते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। आर्टिस्ट जो थे, कलाकार जो थे, उनकी लाइफ कैसी थी, चाहे वो सिंगर है, पेंटर है, जो भी। म्यूजिशियंस जो थे, गाना गाने वाले, म्यूजिक से रिलेटेड संगीतकार, उनकी लाइफ कैसी थी। और साइंटिस्ट की लाइफ कैसी थी, हम इनकी लाइफ के बारे में हिस्ट्री में पता कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे कैसे गेम खेलते थे ये भी आपको पता लग जाएगा। द स्टोरीज दे हर्ड, कैसे कहानियां वो सुना करते थे पहले। द प्लेज दे सॉ, कैसे वो नाटक देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, और कैसे वो गाने गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। लोग कहाँ पर रहते थे, रहना कैसे शुरू हुआ, ये आपको सबसे पहले बताया जाएगा। कहाँ पे सबसे पहले लोगों ने बसना शुरू किया, कैसे वो दूर दूर फैलते गए। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, आपको ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर पता करनी है। नर्मदा और ताप्ती आपको पता होनी चाहिए, दो ही रिवर हमारी जो है वेस्टर्न फ्लोइंग है, जो इस तरफ बहती है, बाकी सारी रिवर्स जो है वो इस तरफ बहती है, जितनी भी रिवर है इंडिया में। तो ये है नर्मदा, ये देखिए यहाँ पर। ओके, ये मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र एंड गुजरात, यहाँ से जो है 3 स्टेट से होके बहते हैं। मेन मध्य प्रदेश में है, एमपी के अमरकंटक से ये स्टार्ट होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। चलिए, नर्मदा ढूंढने को बोला, हमने ढूंढ लिया, एमपी में है, यहाँ पर ये रही। ओके, सो नर्मदा क्यों बोला था इन्होंने। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। सबसे पहले जो लोग थे, कई 100,000 साल, आप 100,000 ईयर्स समझ रहे हैं, 100,000 ऐसे, यानी कि लगभग 1,00,000 साल तक लोग जो है वो नर्मदा के आसपास ही बसे रहे। ओके, क्योंकि आप जानते हैं पहले जो लोग थे उनकी बेसिक नेसेसिटी क्या थी, जहां पर जंगल हो और रिवर हो, पानी ह्यूमन बीइंग को चाहिए जो है अपनी जिंदगी चलाने के लिए। ऊपर से उस टाइम पर हंटर्स होते थे, वो खेती तो करते नहीं थे, तो ये दोनों चीजें डेफिनेटली नर्मदा के आसपास उनको मिल गई होगी। तो कई लाख साल तक लोग जो है वो यहीं पर रहते रहे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, कुछ जो सबसे पहले लोग थे, हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। यहाँ पे जो कुछ लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स क्या होते हैं, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाने की चीजें ये इकट्ठा करते हैं, खुद नहीं उगाते लेकिन जंगल से लेके आते हैं। दैट इज, अब गैदरर्स क्या है आपको डेफिनेशन याद दी हुई है, पीपल हु गैदर देयर फूड, लोग जो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। उस टाइम पर भी, हम बहुत पहले की बात करें, लोगों को पता था कि प्लांट्स
में कितनी वेल्थ है, किससे क्या आपको मिलता है। जैसे आप आज सुनते हैं एप्पल खाने चाहिए, जो आपकी पल्सेस हैं, सीरियल्स जो हैं वो खाने चाहिए। तो उस टाइम में उन्हें पता था कि प्लांट्स जो है वो कितने रिच है वेल्थ में। इन देयर सराउंडिंग फॉरेस्ट, उनके फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है वो कितने वास्ट है वेल्थ में। एंड कलेक्टेड रूट्स, वो उनके रूट्स इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड, और बाकी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनके खाने के लिए वो इकट्ठा वहां से करते थे। ये थे गैदरर्स। तो नर्मदा के आसपास जो लोग रहते थे वो क्या थे, देवर गैदरर्स। प्रोड्यूसर्स नहीं थे, फार्मर्स नहीं थे, गैदरर्स थे। ऐसे बीच बीच में इंफॉर्मेशन आपको जो दी हुई है वो ध्यान से देखनी है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स को भी हंट करते थे, शिकार करते थे उनका। नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में आ जाइए, यहां पर आपको सुलेमान और किरथार हिल मिलेगी। ये देखिए, अभी हमने रिवर ढूंढी, अब हम लोग पहाड़ियां देख रहे हैं। ये है सुलेमान, किरथार। अभी की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो है पाकिस्तान की तरफ है। आई थिंक पाकिस्तान में भी नहीं है, अफगानिस्तान में चलेगी। ये दो रिवर्स, ये दो हिल्स की बात हो रही है, सॉरी इंडिया में नहीं है अभी। सम ऑफ द areas where women and men first began to crop such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. Important information है, यहां से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सबसे पहले जो फसल उगानी शुरू की थी, क्रॉप जो ग्रो करनी शुरू हुई थी, वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी नॉर्थ वेस्ट में। सुलेमान और किरथार हिल के आसपास की जो लोग थे, मेन एंड वुमेन थे, उन्होंने शुरू किया था। कौन सी दो फसलें थी, वो थी व्हीट एंड बार्ले, यानी कि गेहूं, और बार्ले यानी कि आपका जौ जिसे आप कहते हैं। ओके, व्हीट और ये था। और कितने साल पहले की बात है, ये है 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 साल पहले जो है सबसे पहले ग्रो करना स्टार्ट किया था, यहां पर किया था। और कौन सी दो आपके जो है वो ये अनाज थे, वो थे व्हीट एंड बार्ले। ओके, पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स। लोगों ने यहाँ पे एनिमल्स को रियर करना भी शुरू किया, उन्हें पालना शुरू किया। शीप, गोट्स एंड कैटल, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और लोग फिर विलेजेस में रहने लगे। अगर आपको खेती करनी है तो एक ही जगह टिक के रहना पड़ेगा। पहले जो गैदरर्स थे, हंटर्स थे, वो तो इधर उधर घूमते रहते थे। यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा किया फूड, एनिमल्स यहाँ पे कम हो गए, फूड कम हो गया, वो दूसरी जगह चले गए। लेकिन जब आप चीजें प्रोड्यूस करने लगते हैं तो फिर उनको जब तक वो बड़ी नहीं होंगी, कटेगी नहीं, तो आपको स्टेबल रहना पड़ता है। इसी चीज से कॉन्सेप्ट आया था आपके विलेजेस और इन सब में लोगों के रहने का। तो लोग अब एनिमल जो है उनको पालने लगे थे। और एनिमल्स कौन से थे, शीप, गोट्स एंड कुछ कैटल, बाकी जो जानवर थे उनके, और वो विलेजेस में रहने लगे थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल। अब गारो और विंध्यास को ढूंढिए। ये देखिए, ये है गारो हिल्स, है ना, इंडिया में है। और विंध्या ये रहे विंध्यास, नर्मदा के जस्ट ऊपर की बात यहाँ पे हो रही है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ और एरियाज है वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, जहां पर की खेती जो है वो डेवलप हुई थी। एक ही जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग टाइम पे भली हुई हो। वहां पे कुछ 100 साल पहले हो गई, यहाँ पे बाद में, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे कुछ चीजें मिली है खुदाई के बाद, जिनसे पता लगता है कि यहाँ के लोग भी खेती करते थे। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले जो राइस ग्रो किया गया था, चावल जो सबसे पहले हुआ था, इससे पहले हमने देखा था सुलेमान और किरथार में व्हीट और बार्ले था। चावल जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था नॉर्थ ऑफ विंध्यास में। विंध्या जो आपकी हिल्स हैं इसके नॉर्थ में, यानी कि यहाँ पर नर्मदा के आसपास ही, यहाँ पे सबसे पहले राइस जो है वो उगाना शुरू किया था लोगों ने। ओके, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनको ट्रेस करिए। ये देखिए, ये इंडस है, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाती है। ये देखिए इंडस रिवर, ये है। ओके, और इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है छोटी छोटी रिवर्स जो कि मेन रिवर में आके मिल जाती है। जैसे कि इसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज। ये 5 रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज है, नाम आप याद कर लीजिए। मैप का एक्टिविटी करते जाइए, जितना अच्छा आपका मैप होगा उतनी ही अच्छी आपकी सोशल साइंस होगी। तो झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास एंड सतलज इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हमने देख लिया, ये है इंडस रिवर इंडिया में, यहाँ से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और पूरा ये जो है पूरे पाकिस्तान को पानी इसी से ही मिलता है। ओके, ट्रिब्यूटरीज की डेफिनेशन भी दिया, कुछ छोटी रिवर्स जो कि बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, इससे पहले जो हमने बात की थी 8000 साल पहले की बात की थी, 8000 ईयर्स अगो। अब काफी 3.5 जो है 1000 ईयर्स आप आगे आ गए हैं। 4700 ईयर्स अगो क्या हुआ था, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। सबसे पहले जो शहर है, पहले लोग गांव में रहते थे, फिर सिटीज बनने लगी
सिटीज जो सबसे पहले फ्लरिश हुई थी, डेवलप हुई थी, वो इन्हीं रिवर्स के बैंक पर हुई थी जो आपको वहां पर दी हुई है, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज और इंडस। लेटर बाद में अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। उसके बाद यहां पर हुई थी 4700 ईयर्स अगो, क्या डेवलप हुई थी? सिटीज। उसके बाद 2500 ईयर्स अगो जो सिटीज डेवलप हुई वो हुई थी गंगा और जो हमारे कुछ सी कोस्टल, ये देखिए आप कोस्टल, आप जानते हैं कोस्ट क्या होता है, जो आप जहां पर सी है, समुद्र है, और ये पूरा कोस्टल एरिया है, तो यहां पर भी फिर सिटीज जो है वो फ्लरिश होने लगी थी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। सोन और गंगा को यहाँ पे ढूंढिए, ये देखिए ये गंगा है, ओके, और ये सोन है, यहाँ पे बिहार में जाके इससे ये मिलती है, ओके। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वर नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। पहले के टाइम पे क्या था, ये पूरा एरिया जो कि गंगा का था, और इसके साउथ ऑफ गंगा के जो एरिया था सोन और इसके बीच में, इसको मगध कहा जाता था। ये देखिए गंगा है, इसके साउथ का एरिया पूरा मगध था, जो कि अभी आपके बिहार में है, करंट बिहार में। मगध एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये सिविलाइजेशन है, शायद इसके बारे में आगे बात भी हो चैप्टर में। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। मगध के जो रूलर्स थे वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत पावरफुल थे। एंड सेट अप द लार्ज किंगडम, और उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य, किंगडम जो है वो स्थापित किया था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। बाकी कंट्री के जो अलग अलग पार्ट्स थे वहां पर भी किंगडम धीरे धीरे होने लगे, जैसे आपको बताया गया, पहले विलेजेस आए, पहले हंटर्स थे, फिर गैदरर्स आए, फिर फार्मर्स आए, फिर धीरे धीरे आपके विलेजेस में जो है डेवलप होने लगे, फिर सिटीज डेवलप हुई, फिर रूलर्स आए। तो अब हम रूलर वाले उस पे आ गए हैं पार्ट पे, जहां पर कि राजा वगैरह जो है, राजा महाराजा होने लगते हैं। तो बाकी भी किंगडम थे, लेकिन मगध बहुत पावरफुल था उस टाइम पर। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। लोग जो है वो ट्रैवल करते रहते थे एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे में। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड द जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। और क्योंकि बीच में हिल्स थी, आप जानते हैं इंडिया में तो डाइवर्सिटी है, हिमालय भी है, बीच में भी बहुत सारी हिल्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, है ना, डेजर्ट्स भी है, थार भी है। आप जानते होंगे कि ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर राजस्थान वाला पूरा डेजर्टिक एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हिल्स हैं, बीच में भी हिल्स हैं, विंध्यास को देख लीजिए, और रिवर्स भी है, इतनी सारी नदियां भी आप देखते हैं बीच से जा रही है। तो इनसे क्या होता था, कई बार जो ट्रैवलर्स हैं उनका रास्ता बहुत डेंजरस हो जाता था, इनको क्रॉस करके जाना है, बट नेवर इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल कभी नहीं था, लोग हर जगह जाके बसते रहे, मतलब अब जो लोग हैं वो फैलते जा रहे थे अलग अलग पार्ट्स में। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। लोग जो है अपनी रोजी रोटी के उसमें लाइवलीहुड को चलाने के लिए मूव कर रहे थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। और कुछ जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे बचने के लिए भी कई बार, जो आप अगर रिवर के बहुत पास में रहते हो तो मॉनसून सीजन में क्या होता है, वहां पर फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। कई बार बहुत जगह ड्रॉट्स हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उनको एक से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो ऐसे कुछ नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए भी वो एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज। कई बार जो है मेन लोग जो है वो आर्मी में मार्च करते थे पूरा। कॉन्करिंग अदर लैंड, दूसरों की जमीन को कॉन्कर करते हुए, जीतते हुए, जीत ली जमीन और वो फिर उनकी हो गई, इस तरीके से। बिसाइड्स पूरी आर्मी मतलब लोगों की एक साथ चलती थी, इकट्ठा होकर कि चलो वहां चलते हैं, वहां के लोगों को हराएंगे और फिर हम वहां जाकर रहेंगे, इस तरीके से होता चला आ रहा था। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल्ड विद कारवास। और इसके बाद जो मर्चेंट्स भी थे इसके अलावा वो भी कारवा में ट्रैवल करते थे। ऐसा नहीं एक आदमी निकला व्यापारी और सब कुछ बेच के आ गया, नहीं, पूरा उनका ग्रुप होता था। अदरवाइज आप जानते हैं चोर वगैरह तब भी थे, बहुत डेंजरस था सब कुछ। और शिप्स, वो या तो कारवा में या फिर शिप्स के पे जाते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस टू प्लेस, एक से दूसरी जगह पर बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती चीजें वो लेके जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस। कुछ रिलीजियस टीचर्स भी हुए, गौतम बुद्ध का नाम अगर आपने सुना हो, और भी बहुत सारे महावीर, तो वो भी रिलीजियस टीचर्स भी जो थे वो भी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, टाउन टू टाउन, एक शहर से दूसरे शहर, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। बीच में रुक के लोगों को एडवाइस देते थे और इंस्ट्रक्शंस भी देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि एक से दूसरी जगह जा रहे थे सिर्फ एडवेंचरस के उसमें। कुछ लोग वहां के लोगों को जीत के वहां रहने के लिए जा रहे थे, कुछ नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए जा रहे थे, कुछ मर्चेंट्स थे इसलिए उनको एक से दूसरी जगह जाना पड़ता था, कुछ सिर्फ एडवेंचर के लिए जा रहे थे, जिनको घूमना पसंद था।
वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, जो कि नए और एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करना चाहते थे। आपने वास्को डी गामा, कोलंबस का नाम सुना ही होगा, ऐसे भी लोग थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और ये एक से दूसरे लोगों में आइडियाज जो है वो शेयर करते थे कि हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर ये होता है। बहुत सारे आपने देखे भी होंगे पिलग्रिमेज जो है वो चाइना से इंडिया आए थे उस टाइम पर भी, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक से दूसरी जगह इस तरीके से ट्रैवल करते थे। कहने का मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है कि लोग जो है वो फैलते जा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। लुक एट मैप 1 वंस मोर, एक बार फिर से मैप को देखिए। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर आपको हिल्स मिल जाएगी, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे, सी समुद्र भी मिल जाएगा, और बहुत सारे नेचुरल फ्रंटियर्स जो है यहाँ पर इस सब कॉन्टिनेंट में है। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, इनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। हिमालय से इधर आना या फिर बीच में कोई रिवर है उसको क्रॉस करके उधर जाना है, मुश्किल है। दोज हु वांटेड कुड, लेकिन जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, उन्होंने माउंटेन को स्केल अप किया, उसको नाप लिया है, और सीज को भी क्रॉस कर लिया, जो इतने बड़े बड़े समुद्र हैं उनको भी वो क्रॉस कर चुके हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, ये जो फ्रंटियर्स हैं हमारी जो बाउंड्रीज है इसके अक्रॉस भी लोग जो है केम इनटू कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर, इसके अक्रॉस भी लोग आए हैं और यहाँ पर आकर सेटल हो गए हैं। दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आर कल्चरल ट्रेडिशंस, ये जो मोमेंट हुई लोगों की, इससे जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशन थे वो एनरिच हुए हैं, अच्छे हुए हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, लोग जो एक से दूसरी जगह जाते थे वहां पर बताते थे किस तरीके से स्टोन्स को कार्व करना है, नुकीला करना है, क्योंकि उस टाइम यही हथियार होते थे, स्टोन को कार्व करके हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। तो कोई आया कहीं दूसरी जगह से, उसने आपको आइडिया दे दिया, है ना। कॉम्पोजिंग म्यूजिक, कैसे म्यूजिक वहां पर चल रहा है, कैसा म्यूजिक बनाना है। इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल 100 ऑफ ईयर्स, कई सौ सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लोग एक से दूसरी जगह जाते रहे, अपने आइडियाज जो है वो शेयर करते रहे। ओके, नेम्स ऑफ द लैंड, नाम कैसे पड़ा इस देश का। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, दो जो सबसे ज्यादा वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो है इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, इंडस रिवर आप जानते हैं, हमने ऊपर देखा भी था, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी है काफी सारी। तो जो वर्ड इंडिया आया है वो आया है इंडस से, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, सिंधु नदी। आपने सुना भी होगा, फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस, आप अपनी एटलस में ईरान और ग्रीक ढूंढिए, दो कंट्रीज हैं। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, करीब 2500 ईयर्स अगो नॉर्थ ईस्ट से, यानी कि यहाँ से जहाँ पर इंडस रिवर है ऊपर, यहाँ से इरानियंस यहाँ से आए थे इंडस रिवर के आसपास, ईरान के लोग और ग्रीक के लोग। एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, वो इंडस से फेमिलियर थे, इंडस रिवर को जानते थे। कॉल्ड इट द हिंदोस, उन्होंने इस रिवर को हिंदोस कहा। और द इंडोस, वो एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाए क्योंकि दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स थे, वहां पे ईरानियंस और ग्रीक्स की लैंग्वेज हो सकता है डिफरेंट हो, तो उन्होंने इंडस नहीं बोला इसको, उन्होंने बोला इसको हिंदोस, और कईयों ने इंडोस बोला। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ रिवर वर कॉल्ड इंडिया, वॉज कॉल्ड इंडिया, और जो लैंड थी जो इस रिवर के ईस्ट में थी, यानी कि इस तरफ ये रिवर है जो इस तरफ है, उसको इंडिया कहा गया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ लोगों का नाम मेंशन किया हुआ है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, नॉर्थ वेस्ट इंडस रिवर के साइड की ही बात हो रही है, उस ग्रुप के लोगों को भारत कहते थे, तो वहां से फिर इस देश का नाम जो है वो भारत पड़ गया। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत, जो शुरू की कुछ कॉम्पोजिशंस थी संस्कृत की, ऋग्वेद की बात यहाँ पर हो रही है, डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लगभग 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स अगो पहले ऋग्वेद लिखा गया था। उसमें कुछ लोग थे जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, उनके ग्रुप को भारत कहा गया था, फिर देश को भारत कहा जाने लगा। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में इस भारत जो शब्द है वो पूरे देश के लिए यूज किया जाने लगा। और इंडिया कैसे पड़ा, इंडस रिवर की वजह से इंडिया का नाम जो है, इस जगह का नाम इंडिया पड़ा। नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कुछ तरीके हैं जिनसे आप पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन ऑफ इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, एक तो ये है कि आप बुक्स को उनको पढ़िए जो बहुत पहले लिखी गई थी,
सर्च करके। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, इनको हम कहते हैं मनुस्क्रिप्ट्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है मनुस्क्रिप्ट्स। क्या होती है? बहुत पुरानी बुक्स जिनसे आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, बहुत पहले जो लिखी गई थी। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स, क्योंकि वो हाथ से लिखी गई थी। और लैटिन वर्ड है मनु, जिसका मतलब होता है हैंड। लैटिन भाषा का शब्द है, मनु का मतलब हैंड होता है, इसलिए उनको मनुस्क्रिप्ट्स कहा गया, क्योंकि वो रिटन बाय हैंड है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, वो जो है पाम लीव्स, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर लिखी जाती थी। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च, या फिर एक स्पेशली तैयार की जाती थी पेड़ की जो बार्क है, जो छाल होती है, उसको स्पेशली तैयार किया जाता था लिखने के लिए। विच ग्रोज इन द हिमालय, वो जो पेड़ है जिनकी बार्क से लिखी जाती थी, बर्च ट्री जो है, बर्च ट्री वो हिमालय में मिलता है। ओके, स्पेशली बर्च ट्री से ये प्रिपेयर की जाती थी, जिनके ऊपर मनुस्क्रिप्ट्स लिखी गई है। ओवर द ईयर्स मेनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, क्योंकि बहुत पुरानी है तो कई मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो इंसेक्ट्स ने भी खराब कर दी है। ये देखिए, ये एक आपको यहाँ पर दिख भी रही है, ऑल्दो लैंग्वेज शायद आपको बहुत क्लियर ना हो। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट मैनी, लेकिन बहुत सारी जो है वो हैव सर्वाइव, वो सर्वाइव कर गई। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इनको टेम्पल्स या फिर मोनेस्ट्रीज, मठ जो होते थे, उनमें रखा जाता था। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो किताबें थी इनमें सभी तरीके के सब्जेक्ट्स थे। रिलीजियस बिलीफ्स भी थे लोगों के, धर्म से संबंधित जो उनके बिलीफ्स थे जिनको वो मानते थे, एंड प्रैक्टिसेस, जो वो प्रैक्टिसेस हवन वगैरह करते थे, वो भी लिखा हुआ था। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, उस टाइम पे राजाओं की लाइफ कैसे होती थी उसके बारे में भी इनमें लिखा हुआ है। मेडिसिन जो होती थी, दवाइयों के बारे में भी लिखा हुआ है, और साइंस के बारे में भी लिखा हुआ है। मतलब जैसे आजकल आपकी बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, उस टाइम भी ये बुक्स जो थी इनमें हर चीज के बारे में लिखा हुआ था। बिसाइड, इसके अलावा देयर वर एपिक्स पोयम, प्लेस भी हैं इनमें, उस टाइम की जो कविताएं नाटक होते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, जो बुक्स हैं उनमें से काफी सारी संस्कृत में लिखी हुई है। अदर्स वर इन प्राकृत, प्राकृत किसको कहते हैं? देखिए, संस्कृत जो थी उस टाइम की वो लैंग्वेज थी जो पंडित्स को आती थी। पंडित विद्वान जो होते थे वही संस्कृत सीख पाते थे, क्योंकि इसको सीखने के लिए स्कूल्स जाना होता था। जो जैसे भी स्कूल उस टाइम होते थे, वहां पर जो टीचर्स होते थे वो सिखाते थे। बाकी जो आम लोग बोलते थे भाषा, वो संस्कृत नहीं थी, उसको प्राकृत कहते थे। प्राकृत बोलते हैं लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग लैंग्वेज बोलते थे उसको प्राकृत कहा गया है। वैसे विद्वान लोग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो संस्कृत में लिखते या पढ़ते थे, तो इसलिए ज्यादातर ये जो बुक्स हैं वो संस्कृत में लिखी गई है, हालांकि कुछ प्राकृत में भी है। एंड तमिल, और तमिल भी लैंग्वेज थी उस टाइम पर, तमिल भी काफी पुरानी लैंग्वेज है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, आप कुछ इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? दीज आर राइटिंग्स ही होती है ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन्स और मेटल। इंस्क्रिप्शंस जो है वो होती है लिखी हुई हाथ से ही होती है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड सर्फेस के ऊपर लिखी है, जैसे स्टोन, किसी पत्थर को काट के उसके ऊपर लिख दिया, फिर किसी मेटल के ऊपर लिख दी। तो अगर पत्ते पे या फिर जो बर्च ट्री है उसकी बार्क पे लिखी हुई है उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, और अगर कोई स्टोन या किसी मेटल पर लिखा हुआ है वो होती है आपकी इंस्क्रिप्शंस। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, कई बार राजा का कुछ ऑर्डर है मान लीजिए, वो उसको इंस्क्राइब करा देते थे, पत्थर पर गुदवा देते थे, लिखवा देते थे, जिससे कि आते जाते लोग उसको पढ़ सके। रीड एंड ओबे देम, उनको पढ़े और उनका फिर पालन करें। क्या जो भी रूल्स होते थे, जो भी आदेश है कोई राजा का, वो उन पर लिख दिया जाता था। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और भी इंस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर वाले है। वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, कहीं ऐसे भी थे कुछ लोग जो है या फिर राजा और रानी ने क्या काम किया वो उसके ऊपर वो भी लिख देते थे, ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, ये देखिए इस तरीके से लिखी जाती थी। और ज्यादातर ये होता था कि आप अगर किसी लड़ाई में जीत गए तो राजा उसका रिकॉर्ड रखते थे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसको पढ़ सके और प्राउड फील कर सके कि देखिए हमारे जो बड़े थे वो उन्होंने ये लड़ाई जीती थी, तो वो उसको जरूर इंस्क्राइब करा देते थे, पत्थर पर लिखवा देते थे इस तरीके से। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। आप हार्ड सरफेस पे लिखने के कुछ एडवांटेजेस बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि पत्ते वगैरह जो है या फिर जो छाल पे लिखा जाता था वो खराब हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था लॉन्ग टाइम में, या फिर जो इंसेक्ट्स हैं वो उसको खा लेते थे। ऐसा पत्थर वगैरह के साथ पॉसिबल नहीं है, तो ये सर्वाइव कर सकते थे लॉन्ग टाइम तक। देयर वर मेनी थिंग्स दैट वर
मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में बनाई या यूज की जाती थी. दीज हु स्टडी दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. वो लोग जो उन चीजों को स्टडी करते हैं, जैसे कहीं पर खुदाई हुई, नीचे से कुछ कई बार मिट्टी के बर्तन निकले, फिर कुछ भी निकला, कोई ऑर्नामेंट निकला, ऐसा कुछ लिखा हुआ निकला, तो उनकी जो स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. जैसे साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं. दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग के बचे हुए पार्ट है. बिल्डिंग्स ऐसी की ऐसी तो नहीं है क्योंकि नीचे दब गई है, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना दिया. कई बार कई जगह खुदाई होती है तो नीचे से निकल आती है बिल्डिंग्स, तो वो बिल्डिंग के जो बची हुई चीजें उनको स्टडी करते हैं. स्टोन की जो बनी हुई है या फिर ब्रिक ईटों की जो बनी हुई है. पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं, स्कल्पचर्स को स्टडी करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सिकेवेट, वो एक्सप्लोर भी करते हैं और कई बार कहीं पर एक्सिकेवेट भी कराते हैं, मतलब कि खुदाई भी कराते हैं. टू फाइंड टूल्स, जिससे कि उन्हें कुछ टूल्स मिल जाए, उस टाइम के कुछ औजार मिल जाए. वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, कुछ भी, कोई आभूषण मिल जाए, ऑर्नामेंट मिल जाए, कोई बर्तन मिल जाए, है ना, कॉइन्स मिल जाए उस टाइम के, ताकि वहाँ लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, थोड़ा सा उनके बारे में वो स्टडी कर सके, जान सके. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ जो है पत्थरों के बने होते हैं. अदर्स ऑफ बोन, कुछ हड्डियों के बने होते हैं. बेक्ड क्ले, पकी हुई क्ले के या फिर मेटल के बने होते हैं. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस, जो कि थोड़े से हार्ड और जो लंबे टाइम तक टिकने वाली चीज़ों के बने होते हैं. यूजुअली वो सर्वाइव कर जाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए. बाकी कई चीज़ें ऐसी भी है जो कि जैसे मिट्टी के बर्तन है, वो खराब हो गए, मिट्टी में मिल गए, है ना, तो उनकी स्टडी फिर मुश्किल है. यहाँ पर आपको देखिए कुछ दिया भी हुआ है. एक पॉट है पुराना जो निकला है सिटी का, तो इससे पता लगता है कि लोग कार्विंग भी करते थे. देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है. ये लगभग 4700 ईयर्स अगो की बात है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम भी लोग कितने स्किल्ड थे इन सब चीज़ों में. यहाँ पे आपको एक सिल्वर कॉइन दिया हुआ है, ये देखिए, ये राइट में है ना, ये लगभग 2500 ईयर्स अगो पहले की बात है. इन व्हाट वेज कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज. और ये कॉइन आजकल जो हम यूज करते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, शेप में देखिए बिल्कुल डिफरेंट है ना. आजकल जो कॉइन्स है वो सर्कुलर होते हैं, उस टाइम अलग थे. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स को भी देखते हैं, हड्डियों को भी देखते हैं. ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश. उस टाइम एनिमल्स कैसे थे, बर्ड्स और फिश कौन सी थी. टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. बिल्कुल, उनसे ये भी पता लगता है लोग क्या खाते थे उस टाइम पर. जानवरों को खाते थे या फिर अनाज के भी थोड़े से अगर कहीं उनको पीसेस मिलते हैं तो पता लगता है कि अच्छा यहाँ के लोग जो है वो खेती भी करते थे. प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली. हड्डियाँ तो मिल जाती है आसानी से क्योंकि मिट्टी में नहीं मिलती, लेकिन प्लांट्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बहुत कम मिल पाते हैं. अगर मिट्टी में मिल गए तो कई बार खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो नहीं मिल पाते. इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड. अगर जो ग्रेन के सीड्स हैं, बीज जो है या फिर लकड़ी के जो पीसीज हैं जल गए, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, तो फिर वो एक जले हुए उसी में ही मिलते हैं उन्हें रूप में. डू यू थिंक क्लोथ्स इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट. क्या तुम्हें लगता है कि कपड़े आसानी से मिल जाते होंगे. कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल नहीं. ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मिट्टी में गल जाती है, बिल्कुल मिट्टी ही बन जाती है, इसलिए इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है. लोग क्या पहनते थे, कैसे वो थे. लेकिन ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह जो है, क्योंकि ये मेटल के बने होते हैं, ये जो मिट्टी में नहीं मिलते वो जनरली खुदाई करने पर मिल जाते हैं. हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट. हिस्टोरियन वो स्कॉलर्स हैं जो कि पास्ट को स्टडी करते हैं. ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी. इनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो मनुस्क्रिप्ट से मिले, किसी उस पर लिखी हुई मिले, पत्ते पे इंस्क्रिप्शन से मिले, या फिर आर्कियोलॉजी किसी कोई पॉट वगैरह मिल जाए कहीं से, इनको वो बोलते हैं सोर्स. सोर्स मतलब कि ये स्रोत है जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है. कोई भी ये चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से मिली. अगर आप कोई म्यूजियम जाए तो वहाँ पे आपको कोई पुरानी चीज़ अगर मिलती है उसके नीचे सोर्स ज़रूर लिखा होता है, ये कहाँ की खुदाई में मिली है ना, वो सब चीज़ें. वंस सोर्सेज आर फाउंड, अगर एक बार सोर्स मिल जाए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर. तो लर्निंग बड़ी एडवेंचरस हो जाती है. पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत ही एडवेंचरस हो जाता है. एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. सोर्स मिल गया आपको, जैसे कि हड़प्पा में जो खुदाई हुई थी वहाँ से कि घर कैसे थे, जगह मिल गई ना कि यहाँ से अब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे लोग उस टाइम पर क्या जानवर पालते थे. हड्डियों से पता लगा कि अच्छा ये खाया जाता था या फिर ये जानवर पाले जाते थे. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स. तो ये डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं. हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट द पास्ट.
जो कि इन सारी चीज़ों को क्लू की तरह यूज़ करते हैं, फिर इनसे कोई कनेक्शन मिला के चीज़ों को बताते हैं कि शायद उस टाइम पे लोग ऐसे रहते होंगे, ये खाते होंगे, ये पहनते होंगे, ऐसा सिस्टम होगा, है ना। वन पास्ट और मैनी, हमारा एक ही पास्ट था या फिर बहुत सारे थे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आर पास्ट्स, आपकी जो बुक है उसका नाम है आर पास्ट्स, हमारे अतीत, मतलब प्लूरल में यूज किया हुआ है पास्ट, एक पास्ट नहीं बहुत सारे। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जो पास्ट है, जो अतीत है, वो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग है। जो लोग इंडस के आसपास रहते हैं वहां पर वो लोग अलग तरीके से जो है ग्रो कर रहे थे, जो गंगा के आसपास रहते थे वो अलग तरीके से, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो अलग तरीके से, हर जगह के लोगों के पास डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जो हर्डर थे, जो कि हर्ड रखते थे, जानवरों को रखते थे, या फिर फार्मर्स जो थे, किसान जो थे, उनकी लाइफ डिफरेंट थी राजा और रानी से। किंग्स और क्वींस की लाइफ डिफरेंट होती थी, उनकी लाइफ डिफरेंट होती थी, उनका काम अलग है ऑब्वियसली। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। उनके क्राफ्ट पर्सन और जो बाकी लोग हैं उनकी लाइफ उनसे डिफरेंट थी, एंड सो ऑन। और इस तरीके से सभी की लाइफ जो है वो अलग थी, पास्ट अलग अलग थे। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, आज भी सच है, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग आज भी देख लीजिए, आज भी सभी की जो लाइफ है बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो लोग डिफरेंट काम करते हैं, सभी के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गॉट देयर फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो लोग आज भी अंडमान में रहते हैं वहां पर खेती नहीं करते, ज्यादातर जो उनका खाना है फिशिंग से या फिर लोग हंट करके एनिमल्स को या फिर फॉरेस्ट से फूड कलेक्ट करके ही आता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, लेकिन अगर हम बिल्कुल उल्टा देखें, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, जो लोग शहर में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि शहरों में भी खेती नहीं होती है, बड़े जो शहर है वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं फूड सप्लाईज के लिए। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, और ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस पास्ट में भी थे, वहां भी लोगों की। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया मतलब सब जगह खेती शुरू हो गई, नहीं, कई पार्ट्स में बहुत लेट हुई, कहीं पर बहुत जल्दी डेवलप हो गई थी चीजें। बिसाइड, इसके अलावा देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और तरीके का डिफरेंस है। वी न्यू अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हमें राजा और जो उनकी जो बैटल्स थी, जो लड़ाइयाँ हुई थी, उनके बारे में ज्यादा पता है क्योंकि उन लोगों ने रिकॉर्ड रखे हुए हैं। आप देखिए हिस्ट्री में हमेशा आप यही पढ़ेंगे, इस राजा की इससे लड़ाई हुई, ओके, यहाँ पे जो है इसने ये जीता, पानीपत की लड़ाई, यहाँ की लड़ाई, तो उनके बारे में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें पता है क्योंकि राजाओं ने लिखी हुई है चीजें, तो लिख के पता लग जाता है। आम लोगों की जिंदगी कैसी थी उस टाइम पर, वो ज्यादा आपको नहीं पता क्योंकि वो लोग लिखते नहीं थे, उनके पास काम ही इतना था। हो सकता है किसी को पढ़ना भी ना आता हो, है ना, इतने सोर्स भी ना हो कि वो लिख सके, तो उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में थोड़ी सी कम मिलती है, वो ढूंढनी पड़ती है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, जो आम लोग थे जैसे कि शिकारी थे, फिशिंग फॉक्स, फिशिंग करने वाले थे, गैदरर्स थे, फूड इकट्ठा करने वाले थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ कैसी थी, कैसी जिंदगी थी उस टाइम पर, वो इसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अस अबाउट द लाइफ्स, देयर इज मच दैट रिमेन अननोन। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट कोशिश तो करते हैं कि उनके जो चीजें मिली है, लिखा हुआ तो नहीं मिला, जो चीजें मिली है उससे पता कर सके कि वो लोग कैसे जिंदगी चलाते होंगे। राजा रानी की तो बात अलग है, उनकी तो लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट होती होगी, लेकिन उनकी लाइफ कैसी थी, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें अभी तक अननोन है, हम नहीं जानते, क्योंकि काफी सारी चीजें वो जो डिस्ट्रॉय हो गई है इतने लंबे टाइम के बाद। व्हाट डू डेट्स मीन, अब क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो डेट्स आपको बहुत सारी मिलेगी, तो डेट्स को पढ़ना कैसे है और वो किस तरीके से, क्या उनका मतलब होता है, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। समबडी आस्क यू, अगर कोई तुमसे पूछता है द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर, तो आप आज के तारीख, आज का दिन और आज का ईयर बता सकते हैं, मंथ बता सकते हैं कौन सा है, 2000 एंड समथिंग, 2021 चल रहा है जैसे अभी। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ है ना, उसके बाद से जो कैलेंडर हम लोग फॉलो कर रहे हैं 2021, उसके बाद से हमने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 400, 1000, 2000, 2021, उसके बाद से हम लोग काउंट कर रहे हैं। उससे पहले भी लोग थे, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले भी तो लोग थे, तो वहां की डेट्स कैसे पढ़ी जाती है। सो 2000, अगर आप 2000 की बात कर रहे हैं का मतलब है 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट।
अगर आप 2021 की बात कर रहे हैं कि अभी कौन सा साल चल रहा है 2021, तो मतलब 2021 कब से? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2021 साल हो गए हैं जीसस क्राइस्ट को। इस तरीके से हम लोग डेट पढ़ते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जो डेट्स हैं वो काउंट की जाती है बैकवर्ड, उल्टी। अगर मैं बोलूं जैसे कि अच्छा ठीक है, यूजुअली रिटर्न लेटर बीसी, उनके आगे बीसी लिखा जाता है। अगर मैं बात करती हूँ 2000 बीसी की, तो इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल पहले की बात है ये। ओके, तो कहीं पे आपको एडी मिलेगा, एडी का मीनिंग अभी बता दिया जाएगा। कहीं पे आपको डेट के आगे बीसी लिखा हुआ मिलेगा, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात है। ओके, एडेड ऑन इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, लेटर्स विद डेट्स, बीसी जैसा कहा बिफोर क्राइस्ट यूज होता है। कई बार तुम्हें एडी भी देखने को मिलेगा डेट के पहले। एडी यूज होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब है इन द लास्ट ईयर ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट के जो लास्ट ईयर थे उसके बाद से। सो 2012 कैसे लिखा जाएगा? एडी 2012। कई बार सी भी मिलेगा एडी की जगह, या फिर बीसी ई भी मिलेगा बीसी की जगह, वो सेम ही उसके लिए यूज होगा। सी बोलते हैं कॉमन इरा को, बीसी बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा। वही जो चीजें हैं वो बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी ई भी लिखा हुआ मिल सकता है बिफोर कॉमन इरा। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. जो क्रिश्चियन इरा है वही यूज करते हैं आजकल ज्यादातर देशों में, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी वही यूज होंगी। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म डेटिंग इन अबाउट 200 years ago। पहले इंडियन सिस्टम अलग था। इंडिया में आप जानते हैं अभी भी जो मंथ होते हैं वो अलग होते हैं, पोष, माघ, है ना, फाल्गुन। लेकिन अभी सब जनवरी फरवरी ही जानते हैं। हम लोग क्रिश्चियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं और ये हमने 200 साल पहले शुरू कर दिया था। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट ऑल्सो आर यूज्ड। कई बार बीपी भी यूज किया हुआ आपको मिलेगा। वैसे ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, जनरली आपको बीसी और एडी ही मिलेगा। एडी एनो डोमिनी मतलब कि क्राइस्ट के जो लॉर्ड है उसके बाद की बात है, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। एल्सवेयर वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब्ड होते हैं, स्टोन या मेटल के ऊपर, ये हमने देखा। Many of these were inscribed several hundred of years ago। कई इनमें से जो है कई सौ साल पहले इंस्क्राइब किए गए हैं। All inscription contain both script and language। उनके ऊपर स्क्रिप्ट भी होती है और लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज विच आर यूज्ड as well as scripts have changed over time। जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, चीजें जो है वो वैसे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, क्योंकि लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती गई है और चेंज भी होती गई है। पहले जिस तरीके से लोग लिखते थे आज बिल्कुल डिफरेंट है। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? तो कैसे जो स्कॉलर है आप कहेंगे कैसे उन्हें पता लगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये जो अभी आपको दिखाया गया था यहाँ पे, ये देखिए, आप इसमें से कुछ नहीं समझ सकते हैं अगर ध्यान से इसको देखेंगे। तो कैसे वो लोग इसको पढ़ते हैं अगर लैंग्वेज अलग है? तो जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो लैंग्वेज को रीड करते हैं उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। डेसिफर करना जो प्रोसेस है जिसके थ्रू लैंग्वेज पढ़ी जाती है उसको डेसिफर करना बोलते हैं। जैसे उन्होंने ये लैंग्वेज डेसिफर की हुई है यहाँ पर। इसका मतलब है पी, इसका मतलब है TOLMIIS। पहले जो लैंग्वेज है वो ज्यादातर पिक्चर बेस्ड होती थी, लोग पिक्चर्स के थ्रू अपनी बात कहते थे, तो उन्होंने उसको डेसिफर किया है। और आपने कई बार सुना होगा कि जो हड़प्पन जो अभी तक स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, मतलब कि वहां के लोगों ने जो लिखा हुआ है वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि वो क्या लैंग्वेज है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डेसिफरमेंट कम फ्रॉम इजिप्ट। सबसे एक फेमस स्टोरी है डेसिफर करने की, लैंग्वेज मतलब समझने की, वो इजिप्ट से आई है। कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री है इजिप्ट, वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 years ago, जहां पर राजा रानी 5000 साल पहले बनने शुरू हो गए थे। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर एक शहर है, रोसेटा नाम है उसका। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड। वहां पर एक स्टोन मिला जिसके ऊपर इंस्क्राइब थी, चीजें लिखी हुई थी, विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शन इन 3 different languages and scripts। जिसके ऊपर जो लैंग्वेज थी वो 3 अलग अलग स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ग्रीक एंड 2 form ऑफ इजिप्शियंस, एक ग्रीक में और एक 2 form ऑफ इजिप्ट की 2 form थी। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीन फिगर्ड out that the names of the kings and queen were enclosed in little frame called the कार्डचे। तो उन्होंने ये देखा कि उसमें जो राजा और रानी के जो नाम थे वो एक छोटे से फ्रेम में लिखे हुए हैं जिनको कार्टूश, अब ये वहीं का ही वर्ड है, कार्टूश बोलते हैं।
दे देन प्लेस द ग्रीक एंड देन इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड, उन्होंने ग्रीक और इजिप्शियन साइड को साइड बाय साइड रखा और आइडेंटिफाई किया साउंड को इजिप्शियन लेटर में। एज दे कैन सी द लायन स्टूड फॉर एल, लायन मतलब एल होता है, बर्ड मतलब ए जो आपको ऊपर दी हुई है, और इस तरीके से उन्होंने इस स्क्रिप्ट को जो है वो डेसिफर किया। ओके, ये देखिए ऐसे साइड बाय साइड रख के कि क्या ये लिखा हुआ होगा उन्होंने लैंग्वेज के थ्रू। सो ये था आपका चैप्टर। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी है आगे, किस तरीके से हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, चीजें कहाँ से आई, वो चैप्टर में बताया हुआ है। बाकी जो हिस्ट्री है वो आपके सेकंड मेन चैप्टर जो है वो सेकंड से स्टार्ट होगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।